दिल्ली के चांदनी चौक में पली बड़ी चटोरी खुशी गुप्ता की शादी मोहित वर्मा से होती है। शादी बड़ी ही धूमधाम से होती है और खुशी सजी धजी विदा होकर ससुराल चली जाती है। वाह, ये घर तो किसी बंगले से कम नहीं है। चलो, अब तो लाइफ के मजे ही मजे हैं। आ जा बहू, कैसा लगा तुझे तेरा ससुराल? अच्छा है ना हमारा घर? जी मम्मी जी, ये घर तो बहुत ही सुंदर है। बिल्कुल किसी सपनों जैसा घर है आपका। और आप लोग भी बहुत ही अच्छे हो। चल अच्छा है, अब जल्दी से यह शादी का जोड़ा बदल ले और आराम कर। कल तेरी पहली रसोई की रस्म है ना, तो याद रखना कल के लिए कुछ खास बनाना। हाँ माँ जी, वो तो है, लेकिन अभी शादी के बहुत सारे फंक्शन से मैं पूरी तरह थक गई हूँ, तो अब थोड़ा आराम कर लेती हूँ। फिर खुशी फटाफट अपने कमरे में चली जाती है और कपड़े बदलकर वो सो जाती है। फिर सुबह के 5 बजे विमला दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे खुशी बहू, दरवाजा खोल। कब तक सोएगी तू? उठ जा बहू, सुबह के 5 बज रहे हैं। हे भगवान, अभी तो बस 5 ही तो बजे हैं और इतनी जल्दी कौन उठता है? इनकी आवाज से तो मेरी नींद ही उड़ गई। और आज तो मेरी पहली रसोई है, तो वहां पर कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। फिर खुशी फटाफट से उठ जाती है और नहा धोकर वो किचन में आ जाती है। आज तो मैं सबको खुश कर दूंगी। खीर भी बना लेती हूँ, पूरी सब्जी, आलू टमाटर और पनीर भी। और हाँ, थोड़ा हलवा भी बना लेती हूँ। चलो, आज तो मेरी बड़ी ही तारीफ होने वाली है। फिर थोड़ी ही देर में सारा खाना बनाकर खुशी उसे डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे ये तूने क्या कर दिया बहू? खाना बनाया है या किसी मंदिर में भंडारा खोल दिया है? अरे इतना खाना तूने किसके लिए बनाया है? वो मम्मी जी, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है ना, इसीलिए सोचा कि सब खाना थोड़ा थोड़ा बना दूं। और ये खाना मैंने दिल से बनाया है माँ जी। अरे दिल से गैस नहीं जलती बहू, और ये सब फिजूल खर्चे हमारे घर पर नहीं चलते। जितना चाहिए उतना ही बनाया कर, जरा राशन की भी कदर किया कर। हाँ खुशी, मम्मी ठीक कह रही है। अब अगली बार से मम्मी से पूछ कर ही बनाना। और ये क्या भाभी, आपने राजमा चावल क्यों नहीं बनाया? मुझे राजमा चावल बहुत पसंद है। माँ, आपने भाभी को बताया नहीं क्या कि मैं सुबह के खाने में राजमा चावल ही खाना पसंद करती हूँ? वैसे तो मैंने सबके लिए सब कुछ दिल से ही बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार से जैसा आप लोग कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। फिर दोपहर के वक्त, मम्मी जी, लंच का टाइम हो गया है। अगर आप चाहो तो कुछ चटपटा बना देती हूँ। भुट्टे की चाट या पकोड़े या फिर पापड़ी चाट भी बना सकती हूँ मैं। अरे तू मजाक कर रही है क्या बहू? हमारे घर में एक ही बार खाना बनता है और वही खाना तीनों टाइम खाया जाता है। बार बार चूल्हा जलाने से गैस खत्म होती है और राशन भी। इसीलिए अब तो कुछ भी मत बना। सुबह का ये कितना खाना बचा हुआ है? हे भगवान, एक बार का खाना 3 टाइम खा रहे हैं। दिखने में तो कितने अमीर लोग हैं, लेकिन खाने के टाइम पर कितनी कंजूसी कर रहे हैं। और मुझे तो अभी मैगी खाने का मन कर रहा था, पर अभी इनकी बातें सुनकर तो मुझे ये लग रहा है कि मैं मैगी भी नहीं बना पाऊंगी। फिर जैसे ही शाम होती है तभी, अरे बहू, मैं बाजार जा रही हूँ, थोड़ा राशन लाना है ना, तो रात के खाने की तैयारी तू देख लेना। आते आते हमें थोड़ी देर हो जाएगी। जी मम्मी जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं सब कुछ देख लूंगी। चलो, अब तो मैं मैगी ही बना लेती हूँ। उसे खाकर मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिलेगा, वरना इनके सामने मेरी पसंद का कुछ भी बनाना, ये तो बड़ा ही मुश्किल काम है। अरे भाभी, आप क्या बना रही हो? अगर आप अभी मैगी खा लोगी तो रात में क्या खाओगी? और ये सब खाने से सेहत बिगड़ती है। और अगर भैया और मम्मी ने ये सब देख लिया तब तो आपकी क्लास लग जाएगी। अरे इसमें क्या होता है भला? मैं तो बचपन से मैगी खाती आ रही हूँ और उनके आने से पहले तो मैं ये खा भी लूंगी, तो किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। खुशी की बातें सुनकर नेहा गुस्सा हो जाती है
और अब खुशी फटाफट से मैगी खा लेती है और रात के लिए सब्जी रोटी भी तैयार कर देती है। फिर जब विमला बाजार से लौटती है, तभी डाइनिंग टेबल पर ढेर सारा खाना देखकर वो भड़क जाती है। अरे ये तूने क्या कर दिया बहू? इतना सारा खाना कौन खाएगा? घर को लूटने की ही ठान रखी है क्या तूने? और नहीं तो क्या बहू। अरे इतना राशन बर्बाद मत किया कर, जितना जरूरी हो उतना ही पकाया कर। और हाँ मम्मी, आप भाभी को बोल दीजिए कि वो भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खाए। वैसे भी इन्हें हमारा सादा खाना पसंद नहीं है, इसीलिए ये दिन में मैगी बनाकर खा रही थी। हे भगवान, ये नेहा ने तो सबके सामने बोलकर मेरी इज्जत ही उतार दी, और ये मम्मी जी भी हर बात पर चिल्लाती रहती हैं। सुन बहू, कल से मैं तुझे जितना राशन दूंगी उतना ही खाना बनाएगी तू। रोज रोज फालतू का खर्चा मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर अगली सुबह विमला वापस खुशी का दरवाजा खटखटाने लगती है। अरे उठ जा बहू, नाश्ते का समय हो रहा है। खुशी थकी हुई थी, मगर फिर भी वो रसोई में चली जाती है। आज कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कम खाना ही बनाऊंगी और अपने लिए भी कुछ अलग से अभी बना लूंगी, वरना अगर मैं बाद में बनाने जाऊंगी तो वापस मम्मी जी मुझे कुछ बोलने लग जाएगी। फिर खुशी फटाफट सबके लिए नाश्ता बना देती है और सब नाश्ता करके अपने अपने काम में लग जाते हैं। और तभी खुशी अपने लिए पापड़ी चाट बना लेती है और ये सब नेहा देख लेती है और वो जाकर अपनी माँ को बताती है। आपको पता ही मम्मी, भाभी फिर से अपने लिए पापड़ी चाट बना रही है। अच्छा, अब तो मुझे इससे सीधे बात करनी ही पड़ेगी। फिर विमला रसोई में पहुंचती है। देख बहू, मैं तुझे खाने से मना नहीं कर रही, पर ये बार बार अलग पकवान बनाना बंद कर दे। भूख लगे तो 2 रोटी एक्स्ट्रा खा लिया कर, गैस भी बचेगी और तेरी सेहत भी बचेगी। मुझे सूखी रोटी नहीं भाती माँ जी, मैं तो हमेशा ही कुछ चटपटा बनाकर ही खाती हूँ। अरे हर चीज की हद होती है बहू। अब से तू किचन में घुसेगी ही नहीं, और किचन में अब से ताला रहेगा जो सिर्फ 2 टाइम ही खुलेगा, सुबह और शाम का खाना बनाने के टाइम। बाकी समय पर रसोई बंद रहेगी। इतना कहकर विमला वहां से चली जाती है। अरे ये क्या भला बात हुई? कोई रसोई में ताला कैसे लगा सकता है? मेरी माँ ने तो मुझे आज तक खाने को लेकर कभी रोक टोक नहीं की, लेकिन यहाँ पर तो मम्मी जी मुझे किस तरह से टॉर्चर कर रही है। मैं अभी अपनी मम्मी को फोन करती हूँ, उन्हें भी तो पता चले कि उनकी लाडली के साथ कैसा व्यवहार हो रहा है। फिर खुशी अपनी माँ को कॉल करती है। देखो ना मम्मी, यहाँ हर वक्त खाने पर रोक टोक लगाई जाती है। अब आप तो जानती हो ना कि मुझे अपने लिए कुछ अलग से चटपटा खाने की आदत है, लेकिन मैं अपने लिए कुछ अलग से बना लूं तो मुझे माँ जी बहुत डांटती है, और अब तो उन्होंने रसोई को ताला लगा दिया है। अरे ये बात तो मैं भी तुझे समझाती थी, पर तूने मेरी कोई बात नहीं सुनी। देख बेटा, अब तुझे तेरे ससुराल में ढलना पड़ेगा। सादा खाना खा लिया कर, वरना तुझे ही मुश्किल होगी। खुशी गुस्से में फोन काट देती है। फिर जब शाम के समय मोहित घर लौटता है, तभी अरे क्या हुआ खुशी, आज तुम्हारा मूड इतना ऑफ क्यों है? देखो ना मोहित, मम्मी जी ने रसोई बंद कर दी है। वो मुझे अलग से कुछ भी बनाने नहीं देती। अरे ऐसे तो मैं भूखी रह जाऊंगी ना। देखो खुशी, मम्मी बड़ी है तो कुछ सोचकर ही कह रही होंगी ना, और ऐसा तो नहीं है ना कि वो तुम्हें कुछ खाने को ही नहीं दे रही। तुम भी हमारे साथ वही खाना खाओ ना जो हम सब खाते हैं। नहीं मोहित, ये तो मेरे बस की बात ही नहीं है। तुम मम्मी से कहकर वो रसोई का ताला खुलवा दो ना, वरना मैं यहाँ पर नहीं रह पाऊंगी। नहीं खुशी, मैं मम्मी से कोई बात नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा तुम खुद को ही बदलो। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रहा। पता नहीं इस तरह इस घर में मेरी जिंदगी कैसे कटेगी। पूरे घर वाले मेरे खाने के पीछे ही पड़े हैं, और ये मोहित भी मम्मी जी से कोई बात नहीं करेगा। एक काम करती हूँ, मैं ही जाकर देखती हूँ। अगर मम्मी जी किचन से हट जाए
तो मैं अपने लिए कुछ खाने को बना लेती हूँ। सुबह से भूखी हूँ। खुशी बहुत उदास होती है। वो भूख से परेशान होती है, लेकिन वो किसी को कुछ भी नहीं बोलती। वो सबके लिए सुबह और शाम का खाना समय पर तैयार करती है, पर वो खुद कुछ भी नहीं खाती। खुशी, तुमने खाना खा लिया ना? हाँ मोहित, मैंने खाना खा लिया है। तुम मेरी चिंता मत करो। मोहित आगे कुछ भी नहीं पूछता और वो वहां से चला जाता है। तभी पड़ोसन सुमन घर आती है। अरे विमला बहन, क्या कर रही हो आप? कल हमारे यहाँ भंडारा है और रात में जगराता भी है, तो आप टाइम पर आ जाना और अपनी बहू को भी साथ लेकर आना। मैं तो समय से आ जाऊंगी, पर मेरी बहू नहीं आ पाएगी। वैसे भी घर में बहुत काम होता है और ऐसे में अगर हम दोनों भी घर के बाहर रहेंगे तो घर का खाना और बाकी का काम कौन देखेगा? ठीक है विमला बहन, तो आप ही समय से आ जाना। इतना कहकर सुमन वहां से चली जाती है और विमला की रसोई की चाबी वहीं पर छूट जाती है। अरे वाह, आज तो मेरी लॉटरी लग गई। जल्दी से कुछ बना लेती हूँ, वरना आज तो मैं फिर से भूखी रह जाऊंगी। अब खुशी फटाफट रसोई में चली जाती है और वो खुद के लिए आलू प्याज के चटपटे पकोड़े बनाती है। वो पकोड़े खाने ही वाली होती हैं कि तभी दरवाजे पर विमला आ जाती है। ये क्या है बहू, तूने फिर से खाना बना लिया? मैंने तुझे साफ साफ मना किया था ना, लेकिन फिर भी तू अपनी इस चतुरी जबान से बाज नहीं आई। अरे मेरी चाबी छूट गई, इसीलिए मैं उसे लेने आई थी और तेरे ये कारनामे देखकर मेरा गुस्सा और बढ़ गया है। मुझे बहुत भूख लगी थी मम्मी जी, और मैं वो सादा खाना खा ही नहीं पा रही हूँ, इसीलिए मैंने ये बना दिया। अब विमला गुस्से में वहां से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। खुशी सबका समय पर खाना बनाती है, मगर खुद सिर्फ वो पानी पीकर ही रहती है। लगता है अब बहुत सुधर गई है। इतने दिनों में उसने कुछ भी नहीं बनाया, यानी कि वो अब सादा खाना ही खा रही है जो हम लोग खाते हैं। चलो, मैं अपनी बहू को सही लाइन पर तो लेकर ही आ गई। फिर एक दिन रसोई से लौटते वक्त अचानक से खुशी को चक्कर आ जाती है। अरे क्या हुआ खुशी, तुम ठीक तो हो ना? मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। अरे क्या हो गया बेटा, यह अचानक से इसे चक्कर कैसे आ गया? कल तक तो ये बिल्कुल ठीक थी। फिर कुछ ही देर में डॉक्टर आकर उसका चेकअप करता है। इन्हें कमजोरी और टेंशन की वजह से चक्कर आया है। शायद कोई मानसिक दबाव या चिंता की वजह से इनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई है। ऐसा क्या हुआ है खुशी, जो तुम इतना परेशान हो? तुम्हें ऐसी कौन सी चीज खाई जा रही है? मुझे बताओ, मैं पूरी तरह से तुम्हारी मदद करूंगा। और मेरे होते हुए तुम्हें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता कर भी कोई फायदा नहीं है। मम्मी जी ने किचन को ताला लगा दिया है और मुझे जब जब भूख लगती है तब मैं खुद के लिए कुछ बना ही नहीं पाती। मैं सबके लिए खाना बनाती हूँ, मगर खुद खाने से कितना डरती हूँ। और यही टेंशन है मुझे कि मैं खाऊं तो क्या खाऊं। देखो खुशी, भूख लगती है तो तुम सादा खाना खा लिया करो ना। यूं अलग से खाना बनाने की क्या जरूरत है तुम्हें? और अगर तुम्हें कुछ चटपटा खाने की भी इच्छा हो तो उसे जरा लिमिट में खाया करो और अपनी सेहत का भी ध्यान रखा करो। हाँ मोहित, तुम सही कह रहे हो। अब से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी जिससे आप सबको बुरा लगे, और अब से मैं अपनी सेहत का भी पूरा ध्यान रखूंगी। उतने में दरवाजे पर सुमन प्रसाद लेकर आती है और वो उनकी सारी बातें सुन लेती है। ये तूने क्या किया विमला? अरे इसे कौन सी सास रसोई पर ताला लगाती है और तू अपने बहू के खाने पर पहरा देती है? अरे तू तो उस दिन बड़ा कह रही थी ना कि तू अपनी बहू को बेटी जैसे मानती है, तो फिर ये सब क्या है? मैं जानती हूँ सुमन कि ये सब ठीक नहीं है, पर बहू कभी कभी जरूरत से ज्यादा खाना बना देती है। अरे हमने इसे कई बार समझाया, लेकिन ये हमारी कोई बात नहीं मानती। अरे समझाने तक तो ठीक है, पर ताला लगाने की क्या जरूरत थी? थोड़ा प्यार से भी तो समझाया जा सकता है ना। अब तो खुद ही सोच विमला,
घर में आई बहू तेरी जिम्मेदारी है, और तू ही अगर उससे नाराज रहेगी तो ये घर कैसे चलेगा? हाँ सुमन, तू बिल्कुल सही कह रही है। अब से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी और बहू से भी प्यार से बात करूंगी। मुझे माफ कर दे बहू, मुझे तुम्हारे खाने पर इतनी पहरेदारी नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं अब से ध्यान रखूंगी और तुम्हारे खाने पीने पर ज्यादा रोक टोक बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन तुम भी थोड़ा लिमिट में ही राशन इस्तेमाल करना और अपनी सेहत का ध्यान रखना। ज्यादा तला भुना खाना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। जी मम्मी जी, अब से मैं ध्यान रखूंगी। कल से मैं सादा ही खाना खाऊंगी और तला भुना खाना कभी कभार ही खाऊंगी। और अब आपकी बातें सुनकर तो मेरी टेंशन ही खत्म हो गई। चलो अच्छी बात है, उसी बहाने हम भी कभी कभार तला भुना खाना खा लिया करेंगे। फिर उस दिन के बाद से खुशी वहां पर सादा खाना ही खाने लगती है और चटपटा खाना कभी कभार ही बनाया करती है। अंकिता अपने पति मोहित और ननद उर्वशी के साथ रहती है। एक दिन की बात है। अरे ये क्या, उर्वशी यहाँ पर चुप चुप कर सिगरेट फूंक रही है। बाप रे, पता नहीं इसका ये कब से चल रहा है। फिर अंकिता उर्वशी के पास जा ही रही होती है, लेकिन वो उतने में वहां से अपनी सहेलियों के साथ चली जाती है। फिर जब शाम में उर्वशी घर आती है तभी, क्या मैं और सिगरेट? बिल्कुल भी नहीं। और ये कैसी बकवास भरी बातें कर रही हो आप? आपने जरूर किसी और लड़की को देखा होगा। मैं वो हो ही नहीं सकती, इसीलिए ये फालतू का इल्जाम मुझ पर मत थोपो। चुप रहो उर्वशी, मैं कोई बुरा नहीं गई हूं या मेरी आंखें कमजोर नहीं हो गई है। मैंने ना तो सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे साथ खड़ी तुम्हारी सहेलियों को भी देखा है। त्रिशा और मेघना दोनों भी वहीं पर थी। अरे तुम तो केवल 19 साल की हो और इस उम्र में सिगरेट फूंकना तुम्हें शोभा देता है क्या? अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जगह ये तुम क्या फालतू की हरकतें करती जा रही हो? देखिए भाभी, मेरा ना सर पहले से ही फटा जा रहा है, इसीलिए आप मेरे साथ अभी बहस मत करो और मैं आपका कुछ भी सुनकर नहीं लेने वाली। अरे मुझे भी तुम्हें खामखा नहीं सुनाना है। तुमने गलती की है, इसीलिए तुम्हें सुना रही हूं। आने दो तुम्हारे भैया को, उन्हें भी बताऊंगी, तभी तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। क्या? उतने में वहां पर मोहित आ जाता है, जिसे देखकर उर्वशी फौरन नौटंकी शुरू कर देती है। देखो ना भैया, भाभी मुझे कितना चिल्ला रही है। अरे मैंने तो बस इतना ही कहा कि मुझे चाय और पराठे बनाकर दे दो, लेकिन उस पर इन्होंने मुझे कितना बुरा भला बोला और ये भी कहा कि आने दे तेरे भैया को, उन्हें तेरे बारे में झूठी झूठी खबर देकर खूब भड़काऊंगी और तुम दोनों भाई बहन के बीच झगड़े लगाऊंगी। क्या? अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं मोहित, उर्वशी सरासर झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। अरे सच्चाई तो ये है कि ये तुम्हारे सामने अच्छा बनने का नाटक कर रही है। फिर अंकिता मोहित को उर्वशी के बारे में सब बताती है। नहीं भैया, भाभी झूठ बोल रही है। मैंने कोई सिगरेट नहीं पिया है, ये बस आपके और मेरे बीच में फूट डाल रही है। चुप रहो उर्वशी, मैं कोई फूट नहीं डाल रही हूँ, जो सच है वही बता रही हूँ। अरे चुप हो जाओ अंकिता, तुम तो एक नंबर की मनहूस लड़की हो। ना जाने क्यों मेरी जिंदगी में कुंडली मारकर बैठ गई हो। तुमसे शादी करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है और अब बस इज्जत के खातिर मुझे तुम्हें झेलना पड़ रहा है, वरना मैं तो तुम्हें कब का छोड़ चुका होता। आज तो तुमने मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर लिया, लेकिन अगर आइंदा से ये दोहराया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। पर मोहित, अंकिता आगे कुछ बोल ही नहीं पाती और उसे मोहित की बातों का बहुत बुरा लगता है और हमेशा की तरह वो घर के पास वाली नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। मोहित और मेरी शादी को कितना लंबा समय बीत चुका है, लेकिन उसने आज तक मुझसे कभी प्यार से बात तक नहीं की। रोज मुझे कुछ ना कुछ वो दोनों सुनाते ही रहते हैं। पता नहीं कब तक सहूंगी मैं। और इतना कहकर अंकिता रोने लगती है। फिर ऐसे ही एक दिन, लो मोहित,
मैं भी तैयार हो गई हूँ, चलो चलते हैं। अरे ओ मोहतरमा, तुम्हें कौन लेकर जा रहा है? वही तो भाभी, आप जाकर अपना काम करो। लेकिन मोहित, न्योता तो हम दोनों को साथ में आने के लिए दिया गया है ना, तो उस फंक्शन में मैं भी आऊंगी ना तुम्हारे साथ। नहीं, तुम मेरे साथ कहीं नहीं आने वाली। भले ही न्योता हम दोनों को आया हो, और तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा? क्या ये तुम कैसी बातें कर रहे हो मोहित? और नहीं तो क्या, अरे मैं किसी किराए की बीवी को उस फंक्शन में लेकर जाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो बिल्कुल भी नहीं। मैं बस तुम्हें झेल रहा हूं, बाकी मुझसे कुछ और उम्मीद मत रखना। ना जाने माँ और पापा ने क्या सोचकर मेरी शादी कराई थी तुमसे। तो परलोक चले गए और मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ फंसा दिया। फिर एक बार मोहित की ये बातें सुनकर अंकिता अब रो पड़ती है, और ये देखकर उर्वशी को बहुत खुशी मिलती है। इस नालायक औरत के साथ ऐसा ही होना चाहिए। बड़ी आई मेरे भैया को मेरे कारनामों के बारे में बताने वाली। फिर उस दिन भी अंकिता नदी किनारे बैठनी चाहती है, लेकिन तभी वहां पर पहले से ही एक आदमी बैठा होता है। आपको बैठना है तो आप बैठ जाइए इस जगह, मैं दूसरी जगह चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठ जाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी जगह पर बहुत धूप है, इसीलिए यहाँ छाव में ही बैठे रहिए। ठीक है जी, शुक्रिया। फिर अंकिता और निहार वही बैठे रहते हैं। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से कुछ बात ही नहीं करते, लेकिन फिर निहार बातचीत शुरू कर देता है। जी हाँ, 2 दिन पहले ही मैं पास वाली जगह में रहने आया हूँ, और जब भी मेरा मन भारी हो जाता है तो चला आता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे बहुत शांति मिलती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरा भी कुछ यही हाल है। यहाँ पर जैसी शांति मिलती है वैसी शांति कहीं और बिल्कुल नहीं मिलती। फिर उस दिन के बाद से निहार और अंकिता अक्सर एक दूसरे को नदी किनारे मिला करते हैं, और ऐसे ही उन दोनों की दोस्ती भी हो जाती है। फिर एक दिन मजे लेने के लिए उर्वशी एक चाल चलती है। ये सारी फाइल्स भैया की बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, और अगर ये इस डस्टबिन में चली जाएगी तो भैया भाभी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। दोनों में तो ऐसी लड़ाई होगी कि बस मजा ही आ जाएगा। और वही होता है। मोहित जब बाद में अपनी जरूरी फाइल्स को कमरे के डस्टबिन में फेंका हुआ देखता है, तब उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे तुम्हारी अक्ल क्या घास चरने गई है क्या अंकिता? ये सारी फाइल्स कितनी इंपॉर्टेंट थी और तुमने इन्हें डस्टबिन में फेंक दिया। अरे कुछ तो शर्म करो। और कितना खून खोलोगी मेरा, पनौती कहीं की। बस करो मोहित, तुम हर बार मुझे कुछ भी कह देते हो और मैं चुपचाप सुनकर भी लेती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुमने मुझ पर चिल्लाने का लाइसेंस मिल गया है। मैं नहीं जानती कि ये सारी फाइल्स डस्टबिन में कैसे चली गई, लेकिन ये बेशर्मों वाला काम मैंने नहीं किया है। अरे तो फिर ये फाइल्स खुद चलकर गई क्या डस्टबिन में? अरे अपनी बहन से भी पूछ लो ना, इस घर में वो भी रहती है, और ये करामत पक्का उसी की होगी, ताकि हम दोनों के बीच झगड़ा हो जाए। बहुत जबान चल रही है ना तेरी। रुक जा, लगता है आज तेरी सारी होशियारी निकालनी ही पड़ेगी। फिर मोहित अंकिता को खूब मारता है, जिसके निशान उसके चेहरे पर पड़ जाते हैं, और वो वैसे ही नदी किनारे चली जाती है, और उसे देखकर निहार चौंक जाता है। अरे अंकिता जी, आपको ये चोट कैसे लगी? वो मैं साफ सफाई कर रही थी ना, तो अचानक से स्टूल से गिर गई और ये चोट लग गई। हे भगवान, जरा ध्यान से काम किया कीजिए ना। जी निहार जी, अगली बार से मैं जरूर ध्यान दूंगी। फिर अगले 2 से 3 दिनों में अंकिता के बदन पर निहार कहीं ना कहीं चोट देखता ही रहता है, और घर जाकर वो इस बारे में बहुत सोचता है। पता नहीं क्यों, लेकिन उनकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही है। वो काफी उदास सी भी रहती है। खैर, चाहे जो भी हो, भगवान जी बस उन्हें खुश रखे, क्योंकि वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है। तभी वहां पर निहार की बीवी सिमरन आ जाती है। कौन दिल की अच्छी है?
और ये किस बुतनी के बारे में बात कर रहे हो तुम? कोई भी तो नहीं, बस एक सीरीज देखी मैंने आज, तो मैं उसी के बारे में सोच रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, अब वो सब छोड़ो और मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दे दो, क्योंकि आज मुझे अपनी सहेलियों के साथ खरीदारी करने जाना है। क्या 5,000? हाँ तो सिर्फ 5,000 ही मांगे हैं मैंने, 5 लाख नहीं। जल्दी दे दो अब। पर सिमरन, अभी 15 दिन पहले ही तो तुम्हें मैंने इतनी सारी शॉपिंग करवाई थी, फिर अब ये 5,000 क्यों चाहिए तुम्हें? अरे मेरे बुद्धूपति, वो तो हमने जरूरी सामान लाया था ना, लेकिन अब मुझे नए गर्म कपड़े खरीदने हैं। ठंड आ रही है ना, इसीलिए। अब चलो, जल्दी से मुझे पैसे दे दो। अच्छा ठीक है बाबा, ये लो, और शाम को जल्दी आना, साथ मिलकर खाना खाएंगे। अरे नहीं नहीं, मुझे तो देर होगी आने में, तो मैं खाना बाहर ही खा लूंगी। तुम अपने लिए कुछ बनाकर खा लेना। क्या? हाँ निहार, चलो अब मैं जा रही हूँ, बाय। सिमरन को बस पैसों का लालच होता है, वो दिखावा करने में और घूमने फिरने में ही उलझी रहती है, और इसके चलते वो निहार के लिए बिल्कुल समय नहीं निकालती। वो हफ्ते में 1 से 2 बार ही खाना बनाती है, और बाकी के दिन तो बस निहार ही खाना बनाता है। अब जैसे जैसे दिन गुजरते हैं, अंकिता और निहार दोनों एक दूसरे को अपना दर्द बांटने लगते हैं। क्या? अरे ये आप क्या कह रही हो अंकिता जी? आपके पति आपको इतना मारते हैं और फिर भी आप उन्हीं के साथ रहती हो? नहीं नहीं, अभी की अभी आप मेरे साथ चलिए और अपने पति के खिलाफ FIR दर्ज कीजिए। नहीं निहार जी, अगर ये सब इतना आसान होता तो मैं कब का कर लेती, लेकिन मैं मोहित के खिलाफ जा ही नहीं सकती, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। हाँ, माना कि वो मुझ पर गुस्सा करते हैं, लेकिन वो मुझसे प्यार भी उतना ही करते हैं। नहीं अंकिता जी, ये आपकी गलतफहमी है। इसे जानवरों की तरह पेश आने को आप प्यार कहती हो? अपनी आंखों पर चढ़ी प्यार की पट्टी हटाइए और मोहित को छोड़ दीजिए। आप अपने दम पर अकेली जी सकती हो और अकेले पड़ने से डरिए मत। और अगर आपको कुछ मदद लगेगी तो आपका ये दोस्त हाजिर है आपके लिए। शुक्रिया निहार जी, लेकिन वाकई में ऐसी कोई मदद नहीं चाहिए मुझे। आपको हमारी दोस्ती की कसम, और इस विषय को यही जाने दीजिए। लेकिन अंकिता जी। नहीं निहार जी, बस। निहार अब चुप हो जाता है। फिर ऐसे ही एक रोज, चलो ना सिमरन, आज हम दोनों नाटक देखने के लिए नाट्यगृह चलते हैं। मैंने तो हम दोनों के लिए टिकट्स भी बुक करके रख दी है। अरे पागल वागल हो गए हो क्या तुम? अरे तुम क्या कोई बाबा आदम के जमाने के हो क्या? आजकल ये नाट्यगृह में नाटक देखने कौन जाता है? मैं नहीं आने वाली तुम्हारे साथ कहीं भी, क्योंकि तुम बड़े ही बोरिंग हो। अरे तुम तो अकेले ही जाओ, मैं तो अभी पार्लर जा रही हूँ। ठीक है सिमरन। फिर नाखुश निहार जब ये बात अंकिता को बताता है, तब वो उसके साथ नाट्यगृह चलती है, और वो दोनों साथ में नाटक देखकर बहुत खुश होते हैं। और कुछ पलों के लिए ही सही, लेकिन वो दोनों अपना सारा दुख भूल जाते हैं। आज आपके साथ नाटक देखकर बहुत मजा आया। मुझे भी निहार जी। मैं जब भी आपके साथ होती हूँ ना, तो सारी चिंताओं को भूल जाती हूँ। शुक्रिया मेरे इतने अच्छे दोस्त होने के लिए। ओफो अंकिता जी, आप तो दिन में 50 बार शुक्रिया बोलती हो। अच्छा बाबा ठीक है, आगे से नहीं बोलूंगी। ऐसे ही समय गुजरता है और उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, और वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार भी कर देते हैं। अंकिता जी, आज से हमारे रिश्ते की नई शुरुआत हो चुकी है, लेकिन हमारे इस प्यार को हम क्या नाम दें? कोई नाम नहीं निहार जी। मतलब ये है कि रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए प्यार ही काफी है, इसीलिए कुछ रिश्ते बेनाम ही सही होते हैं। फिर एक दिन अंकिता मोहित के फोन में किसी और लड़की के मैसेजेस पढ़ती है, जिसमें मोहित ने उस लड़की का नंबर जानू नाम से सेव किया होता है। इसका मतलब मोहित मुझे पहले से ही धोखा दे रहा है। छी,
इससे और मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। फिर एक दिन जब निहार अपना फोन घर पर भूल जाता है, तब सिमरन उसका पीछा करते करते पार्क तक पहुंच जाती है, जहां वो निहार और अंकिता की प्यार भरी बातें सुन लेती है और वो एकदम हैरान रह जाती है। ये तुमने क्या किया निहार? अरे शर्म नहीं आई क्या तुम दोनों को? शादीशुदा होने के बावजूद भी अफेयर करते हो। अरे तो फिर मैं और क्या करता? तुम्हें तो बस दिखावा करने से कोई फुर्सत नहीं मिलती। आज तक तुमने मेरे लिए कभी चैन से 2 मिनट भी निकाले हैं क्या? नहीं ना। और अब जब मैं दूसरी जगह पर प्यार ढूंढ चुका हूं, तब तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? अरे चुप रहो तुम सिर्फ मेरे पति हो और तुम दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है उसे अभी के अभी खत्म करना होगा, वरना क्या कर लोगी तुम? वरना मैं इसके पति को बुलाऊंगी। फिर सिमरन झट से अंकिता के हाथ से फोन छीनकर उसके पति को फोन लगाकर वहां पर बुलाती है और उसे सारी सच्चाई बताती है। ये सब क्या है अंकिता? अरे तुम्हें मैं इतना नापसंद करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी झेलता हूँ, और तुम मेरे पीठ पीछे ये गुल खिलाती हो। मोहित, वो मैं। देखो अंकिता, आज तुम्हें डरना नहीं है। अरे कब तक डरोगी इस आदमी से? अपने आत्मसम्मान के लिए तुम्हें लड़ना ही होगा, इसीलिए इसका डर कर सामना करो। मैं हूं तुम्हारे साथ। अरे तुम दोनों की तो ऐसी की तैसी। फिर मोहित गुस्से में अंकिता को मारने जाता है, लेकिन इस बार वो उसे रोक लेती है और ये देखकर मोहित एकदम चौंक जाता है। तुमने मुझे रोका? हाँ, क्योंकि अब बहुत हो गया है। मैं तुम्हारा अत्याचार और नहीं सहूंगी, और साथ ही अब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। नहीं रहना मुझे तुम जैसे हैवान के साथ। बस अपनी इज्जत बरकरार रखने के लिए तुम मुझे झेल रहे हो ना, लेकिन अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। और तुम मुझे क्या बता रहे हो? मैं तो ये भी जानती हूँ कि तुम्हारा भी किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो अंकिता? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हें तलाक ही नहीं दूंगा। तो तुम अपनी जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगी? अरे तुम चाहे मुझे तलाक दो या ना दो, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ अब और रहना ही नहीं है, और मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़कर ही रहूंगी। और तुम सिमरन, अब जब तुम्हें सब पता चल ही गया है, तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा, और अब से मैं अंकिता के साथ ही रहूंगा। इसलिए आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। क्या? और इस तरह अंत में निहार और अंकिता अपने दोनों पति पत्नी को छोड़कर बिना शादी के एक साथ रहने लगते हैं। हेलो माँ, मैं अगले हफ्ते सोमवार को आऊंगी। आपसे मिले बहुत दिन हो गए हैं ना, और मुझे आपकी याद भी बहुत आ रही है। लेकिन बेटा अरे क्या हुआ माँ? अरे बेटा, तू अगले सोमवार को मत आना, उसके बाद जब चाहे तब आना, ठीक है ना? क्योंकि सोमवार को मैं और तेरे पापा जरा बाहर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है माँ, कोई बात नहीं, मैं मंगलवार को आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, रखती हूँ फोन। अपना ध्यान रखना। ये माँ का बात करने का तरीका बड़ा अजीब था, मानो वो किसी चिंता के मारे कुछ छुपा रही है मुझसे। लेकिन ऐसी क्या बात हो सकती है? अगला हफ्ता आ जाता है और शिल्पा अपनी माँ मधु और पापा अमित से मिलने के लिए मंगलवार को ही चली जाती है। तभी वो वहां पर कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। सुन ले बुड्ढे, हम तुझे और तेरी बीवी को आखिरी मोहलत दे रहे हैं। अगर तुम दोनों ने आने वाले 15 दिनों के अंदर हमसे लिए हुए पैसे नहीं चुकाए, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। हाँ, इस बार हम खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन अगली बार हमें हमारे पैसे तो चाहिए ही चाहिए, समझे कि नहीं? हाँ, आपको आपके पैसे जरूर मिलेंगे। जी, लेकिन अभी के लिए चले जाइए और हमें माफ कर दीजिए। अरे माँ, ये लोग कौन हैं? और इनकी हिम्मत कैसे हुई आप दोनों से इस तरह बदतमीजी से बात करने की? छोड़ूंगी नहीं मैं तुम दोनों को। अरे हीरोइन, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर, वरना तेरा इधर ही गेम बजा दूंगा। भाई साहब,
मेरी बेटी के तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आप प्लीज जाइए यहाँ से, हम आपके पैसे लौटा देंगे। लेकिन पापा, अमित के कहने पर वो दोनों आदमी वहां से चले जाते हैं। अरे पापा, ये आपने क्या किया? और कौन थे वो दो नालायक आदमी? और वो लोग आपसे कौन से पैसे मांग रहे थे? अब जब तेरे सामने सब कुछ आ ही चुका है तो मैं क्या छुपाऊं अब? बेटा, तेरे प्रवीण भैया के लिए हमने लोन लिया था क्योंकि उसे दूसरे शहर में अपना बिजनेस शुरू करना था। लेकिन अब जब हम उसे फोन लगा रहे हैं तो वो हमारा फोन ही नहीं उठा रहा। एक नंबर का निकम्मा बेटा पैदा किया है हमने, धोखेबाज कहीं का। सारे लोन के पैसे लेकर चला गया अय्याशी करने। हे भगवान, इतना सब कुछ हो गया और आप दोनों ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। हमें माफ कर दे बेटा, लेकिन तू अपने ससुराल में रहती है और तुझे ये सब बताकर मुझे फालतू में चिंतित नहीं करना था। वो लोग तो सोमवार को आने वाले थे, इसलिए मैंने तुझे सोमवार को आने के लिए मना कर दिया। लेकिन वो लोग सोमवार की जगह पर आज आ गए। हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर करे तो क्या करे, कहाँ से लाएंगे इतने सारे पैसे। अगर उन दोनों को पैसे नहीं दिए तो वो हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे, वो अलग, लेकिन हमें वो लोग छोड़ेंगे भी नहीं। आप दोनों घबराइए मत पापा, मैं पैसों का बंदोबस्त जरूर करूंगी। नहीं बेटा, अरे तू कैसे करेगी? ना ना, तू दामाद जी या समधन जी से पैसे मत मांगना। अरे माँ, आप फिक्र मत कीजिए, इस सब के बारे में मैं किसी को कुछ भी नहीं बोलूंगी। लेकिन बेटा, शिल्पा मधु की कोई बात नहीं मानती और वो अपने पति रोमिल से पैसे मांगती है। क्या कहा? इतने सारे पैसे? लेकिन तुम्हें इतने सारे पैसे क्यों चाहिए शिल्पा? अरे वो मेरी सहेली है ना कृतिका, उसे चाहिए थे। थोड़े ही दिनों में वो तुम्हें वापस लौटा देगी रोमिल। प्लीज देखो ना, अगर कोई बंदोबस्त हो सकता है तो। माफ करना शिल्पा, लेकिन हाल ही में बहुत खर्चे बढ़ गए हैं, इसीलिए मैं इतने सारे पैसों की मदद नहीं कर पाऊंगा। रोमिल की बातें सुनकर शिल्पा उदास हो जाती है। वो अपनी सहेलियों से भी मदद मांगती है, लेकिन कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती। अब मैं क्या करूं? पैसे जोड़ने की हर तरह से कोशिश की मैंने, लेकिन जोड़ जोड़ कर कुछ ही पैसे जोड़ पाई हूँ, और ये पैसे तो उस रकम का आधा भाग भी नहीं है। दिन बीत जाते हैं और शिल्पा के दिमाग में एक सुझाव आता है। देखिए माँ पापा, अब आप दोनों को गायब ही होना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। क्या? लेकिन बेटा, हम दोनों गायब होकर भी कहाँ जाएंगे? हमारा तो यहाँ पर कोई जान पहचान वाला भी नहीं है और ना ही कोई रिश्तेदार है। आप दोनों मेरे ससुराल में आइए और वहां पर छुप कर रहिए। वो दोनों आदमी मेरे ससुराल तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि यहाँ आस पड़ोस में भी किसी को मेरे ससुराल का कुछ भी पता नहीं है। क्या कहा? तेरे ससुराल में? लेकिन वहां तो समधन जी और दामाद जी भी रहते हैं तेरे साथ, वो दोनों क्या कहेंगे बेटा? नहीं नहीं, हम तेरे ससुराल में नहीं आ सकते बेटा। अरे आप दोनों घबराइए मत, मेरे ससुराल में आप दोनों ऐसी जगह छुपिए जहाँ पर माजी और रोमिल आते ही नहीं है, और वो जगह है रसोई। रसोई? लेकिन बेटा, हम रसोई में कैसे रहेंगे? देखो माँ, माजी और रोमिल कभी कभार ही आते हैं रसोई में, और मेरे ससुराल में जो रसोई है वो काफी बड़ी है और उसको दरवाजा भी है, जिसके ताले की चाबी केवल मेरे पास ही होती है। आप दोनों बेफिक्र रहिए, मैं वहां पर आप दोनों का पूरा ध्यान रखूंगी। ठीक है बेटा, अब मुसीबत आई है तो यही करना होगा। अब मधु और अमित के पास कोई रास्ता नहीं होता और वो दोनों चुपके से शिल्पा के ससुराल की रसोई में रहने लगते हैं। ये गद्दा एकदम साफ सुथरा है माँ पापा, आप दोनों इस पर आराम से सो सकते हो। शुक्रिया बेटा, हम दोनों के लिए तो कितना बड़ा जोखिम उठा रही है। अरे कोई बात नहीं माँ, मैं रात में भी आप दोनों को एक बार देखने आऊंगी। अब आप दोनों आराम से सो जाइए। लेकिन बेटा, सच में कोई चिंता वाली बात नहीं है ना?
समधन जी और दामाद जी पक्का नहीं आएंगे ना रसोई में? हाँ पापा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। माँ जी तो दिन भर कभी मंदिर, तो कभी सत्संग में, कभी सहेलियों के घर पर, तो कभी 2 दिन के लिए घूमने चली जाती है। वो रसोई में बहुत मुश्किल से आती है। वही रोमिल तो दिन भर काम पर ही रहता है और वो सीधे शाम में ही आता है। महीने हो गए हैं, दोनों में से रसोई में कोई आया भी नहीं है। अगर ऐसा है तो ठीक है बेटा। अब आप दोनों सो जाइए, मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। फिर एक रात जब रोमिल वॉशरूम जाने के लिए उठता है, तभी उसे रसोई में से आवाज सुनाई देती है। ओ तेरी, ये तो किसी आदमी की खांसने की आवाज है, लेकिन ये तो रसोई में से आ रही है। कहीं कोई चोर तो नहीं आया है? शिल्पा, शिल्पा जल्दी उठो। क्या हुआ रोमिल, क्यों इतनी रात को परेशान कर रहे हो? अरे शिल्पा, रसोई में से आवाज आ रही है, जल्दी से रसोई का दरवाजा खोलो। लगता है कोई चोर घुसा है अंदर। क्या? ये सुनते ही शिल्पा की नींद एक सेकंड में ही छूमंतर हो जाती है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं होगा रोमिल, तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं शिल्पा, मेरा विश्वास करो, मैंने अपने कानों से सुना है। अरे बाबा, लेकिन चोर को अगर चोरी ही करनी होगी तो वो भला रसोई में क्यों आएगा? अरे रसोई की खिड़की से वो घर में घुसा होगा। अब वो सब छोड़ो और तुम मेरे साथ चलो। रोमिल शिल्पा को जबरदस्ती रसोई के पास लेकर जाता है, लेकिन रसोई में पहुंचने तक अमित के खांसी की आवाज आनी बंद हो जाती है। अरे तुम्हें कहाँ से आवाज आ रही है? मुझे तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अभी तो कोई आवाज नहीं आ रही, लेकिन 2 मिनट पहले तक आ रही थी शिल्पा, कसम से, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे रोमिल, तुम्हारे कान बज रहे होंगे, खामखा मेरी नींद खराब कर दी तुमने। अब चलो अंदर, मैं नहीं खोलने वाली रसोई का दरवाजा। अरे लेकिन, इतना कहकर शिल्पा सोने चली जाती है। फिर अगले दिन, माँ पापा, आप दोनों रात के सन्नाटे में आवाज मत किया कीजिए। कल रात को मैंने जैसे तैसे संभाल लिया, लेकिन हर बार मैं नहीं संभाल पाऊंगी। माफ करना बेटे, लेकिन अगली बार से मैं और मधु ध्यान रखेंगे। अरे माफी मत मांगिए पापा, मैं बस आपको सावधान कर रही हूँ। फिर एक दिन शिल्पा ढेर सारा फरसान लेकर आती है और उसे अमित और मधु भी खाते हैं। लेकिन जब शिल्पा की सास नीला देखती है कि फरसान एक दिन में ही इतना सारा खत्म हो चुका है, तब वो हैरान हो जाती है। अरे एक दिन में ही तूने इतना सारा फरसान कैसे खा लिया बहू? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। वो क्या है ना माँ जी, मूवी देखते देखते फरसान कब खत्म हो गया पता ही नहीं चला। बड़ी अजीब बात है। खैर, मुझे 2 दिन बाद अपनी सहेलियों के साथ 1 हफ्ते के लिए वृंदावन जाना है, तो तू मेरी पैकिंग में मदद कर देना। और हाँ, वो धोबी वाले से मेरी सारी नई साड़ियाँ भी लेकर आना और उसे अभी बता कर रख दे। ठीक है माँ जी। चलो अच्छा है, माँ जी 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रही है, उतने दिन ही माँ और पापा घर में सुकून से रह पाएंगे। फिर नीला वृंदावन चली जाती है। तभी मधु और अमित दोनों दिन भर घर में कहीं भी घूम फिर पाते हैं। इतने दिनों बाद अच्छा लग रहा है, वरना रसोई में रहकर तो बहुत दिक्कत हो रही थी बेटा। माफ करना माँ, लेकिन अब हालात ही ऐसे हैं, तो मैं भी इसमें क्या कर सकती हूँ। लेकिन मैं तो आज मस्त आराम से सोने वाला हूँ। हाँ पापा, मैंने बिस्तर भी ठीक कर दिया है, आप जाकर आराम कीजिए। और माँ, आप टीवी देखिए। उतने में घर की घंटी बजती है। शिल्पा, दरवाजा खोलो शिल्पा। अरे नहीं, ये रोमिल आज इतनी जल्दी कैसे आ गया? अब क्या करे? बाप रे, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है शिल्पा सो चुकी है। मैं पीछे के दरवाजे से अंदर चला जाता हूँ। फिर रोमिल पीछे के दरवाजे से अंदर चला आता है और उतने में मधु और अमित दोनों फौरन रसोई में वापस चले जाते हैं। अरे रोमिल, आज तुम ऑफिस से इतनी जल्दी कैसे आ गए? क्यों, तुम्हें इस बात की खुशी नहीं हुई क्या? इतने दिनों बाद घर में सिर्फ मैं और तुम। हाँ रोमिल, मैं भी बहुत खुश हूँ।
लेकिन तुम इतनी जल्दी कैसे आए? अरे वो आज ऑफिस में इतना काम ही नहीं था और कोई मीटिंग भी नहीं थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज अपनी बीवी को समय दे दूं। ओह, शुक्रिया रोमिल। फिर रोमिल और शिल्पा दोनों तैयार होकर बाहर चले जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और बचते बचाते शिल्पा अपने माता पिता की हिफाजत करती है। लेकिन एक दिन जब शिल्पा की आंख लग जाती है, तभी बहू, बहू जरा मुझे पानी तो दे दे, बहुत प्यास लग रही है बहू। अरे कहाँ मर गई है? अधे, कब से आवाज लगा रही हूँ मैं इस लड़की को। फिर नीला शिल्पा के कमरे में चली जाती है। लो कर लो बात, ये महारानी तो यहाँ खराटे मारते हुए सो रही है। खैर, मैं ही ले लेती हूँ पानी। फिर नीला जब पानी लेने रसोई में जाती है, तभी वहां पर मधु के पैर के पास एक मोटा कॉकरोच आ जाता है। नहीं, समधन जी, समधी जी, आप दोनों यहाँ पर, वो भी इतने सारे सामान के साथ। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? दरअसल समधन जी, वो ना। अरे नहीं मधु, कुछ मत बताओ। अब जब इन्होंने हमें और हमारे सामान को यहाँ पर देख ही लिया है, तो अब मैं इनसे क्या छुपाऊं? तभी वहां पर रोमिल भी आ जाता है और शिल्पा भी मधु की चिल्लाहट सुनकर रसोई में आ जाती है। और आखिर में मधु नीला और रोमिल को सारी सच्चाई बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। क्या आप दोनों के साथ इतना सब कुछ हुआ और हमें भनक भी नहीं पड़ी? तो इसके लिए तुमने मुझसे पैसे मांगे थे शिल्पा? हाँ रोमिल। हे भगवान, शिल्पा तुम कितनी बेवकूफ हो यार। अगर तुम मुझे इन सब के बारे में पहले ही बता देती तो मैं कहीं ना कहीं से पैसों का बंदोबस्त कर ही देता। अरे अपने सास और ससुर के लिए मैं इतना भी नहीं कर सकता क्या? और नहीं तो क्या, अरे हमें बताने से क्या हो जाता? बेचारे इन दोनों को कितने दिनों से यहाँ पर रहना पड़ रहा है। इज्जत का क्या है, लेकिन इंसान का चैन से जीना ज्यादा जरूरी है। ये तुमने बहुत गलत किया है बहू। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, लेकिन मैं डर चुकी थी। माँ जी, पापा जी, आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मैं 1 हफ्ते के अंदर सारे पैसे चुका दूंगा। फिर आप दोनों को किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं होगी। नहीं दामाद जी, आप हमारे लिए इतनी तकलीफ क्यों ले रहे हो? हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। नहीं पापा जी, मैं आपका दामाद हूँ और मेरे होते हुए आप दोनों इतनी मुसीबत में नहीं रह सकते। फिर रोमिल 1 हफ्ते के अंदर ही सारे पैसों का बंदोबस्त कर लेता है और वो उन दोनों आदमियों के पैसे चुका देता है, जिसके बाद मधु और अमित दोनों अपने घर पर फिर से चैन से रहने लगते हैं।